Welcome friends, this is the second video on ISO 9001-2015 certification. In first video, we have discussed about ISO history, what is the ISO, why we discussed ISO, who get ISO and whom provide the ISO. In this video, we will discuss about the standard ISO 9001-2015. In the third video, we will discuss the procedure of ISO certification. And fourth वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ISO का ट्रेनिंग के बारे में. ISO standards. You have to know about the two standards. First one is ISO 9000. It tells about quality management systems, fundamentals and vocabulary. And second जो मैनुअल है ISO 9001-2015, it related to quality management system requirements. First one is ISO 9000. QMS क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम. ये क्या होता है पहले देख लेते हैं. QMS इज द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम व्हिच रिगार्ड्स टू क्वालिटी. यानी हम जो ISO का मैनुअल के बारे में बात कर रहे हैं, ये मैनुअल ओनली हमको बताता है क्वालिटी के बारे में. क्वालिटी क्या होता है? क्वालिटी इज द डिग्री इन व्हिच अ सेट ऑफ इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स of an object fulfills requirements. यानी आपको जैसे प्रोडक्ट चाहिए ऐसा ही मिलेगा तो आप बोलोगे मुझे एक क्वालिटी प्रोडक्ट मिला है. बट मैं ये मानता हूं कि ओनली आपको इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यानी एज पर स्पेसिफिकेशन अगर प्रोडक्ट बन जाए तो उसी को क्वालिटी नहीं बोला सकता है. इसके साथ और दो चीज आपको ऐड करना पड़ेगा. नंबर वन इज राइट टाइम एंड नंबर टू इज राइट क्वांटिटी. मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताता हूं. मान लीजिए हमारा इंडियन आर्मी में जो सोल्जर्स सियाचिन, लद्दाख इस एरिया में पोस्टेड है, उनके लिए 1000 पेयर ऑफ शूज चाहिए. तो नेचुरली ये शूज स्पेशल टाइप का शूज होगा एंड एज ए प्रोड्यूसर आपने इसको बना लिया, लेकिन सही टाइम पे आपने इसको सप्लाई कर नहीं पाया और आपने बनाया तो बनाया लेस देन 1000 पेयर. आपको पता होगा सियाचिन, लद्दाख इस टाइप की जो जगह है, ये जगह में विंटर में -40 से -50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है और उसके लिए उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक शूज सोल्जर को चाहिए. अगर आपने एक भी पेयर शूज कम दिया तो इसका रिजल्ट क्या हो सकता है? जस्ट इमेजिन एंड थिंक. दिस इज द क्वालिटी. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट. मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज टू डायरेक्ट एंड कंट्रोल एन ऑर्गेनाइजेशन. यानी एक ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए एक मैनेजमेंट होना चाहिए. जो मैनेजमेंट डिफरेंट एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करेगा और डायरेक्शन देगा, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल होगा. राइट. नेक्स्ट इज सिस्टम. अ सेट ऑफ इंटररिलेटेड और इंटरैक्टिंग एलिमेंट्स. यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट जब एक साथ जुड़ जाता है और इसका को रिलेट करता है तब इसको सिस्टम बोला जाता है.
मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लीजिए आप कोलकाता से दिल्ली ट्रैवल करोगे, तो फर्स्ट यू हैव टू रीच रेलवे स्टेशन सियालदा और हावड़ा। आफ्टर रीचिंग रेलवे स्टेशन you have to find out your train, that is कौन सा प्लेटफॉर्म में आपका ट्रेन खड़ी है। उस प्लेटफॉर्म के जाने के बाद आपको आपका पर्टिकुलर जो कमरा में रिजर्वेशन है उस कमरा में आपको जाना पड़ेगा। नॉट ओनली दैट, उसके बाद आपका जो रिजर्वेशन सीट नंबर है उस सीट नंबर में जाके आपको बैठना पड़ेगा। These all are elements. इस एलिमेंट में अगर एक भी एलिमेंट छूट गया तो आपका जो ट्रैवल एक पोस्टपोन हो जाएगा। क्लियर? दिस इज द सिस्टम। फंडामेंटल एंड वोकाबुलरी, पहले मैंने बताया था ISO 9000 जो मैनुअल ये फंडामेंटल एंड वोकाबुलरी के बारे में बताता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंडामेंटल एंड वोकाबुलरी जब आप ISO 9001 2015 का 10 क्लॉजेस पढ़ोगे तब आएगा। फ्यू एग्जाम्पल आर पर्सन और पीपल, ऑर्गेनाइजेशंस, एक्टिविटी, प्रोसेस, एक्शन, सिस्टम, रिक्वायरमेंट, रिजल्ट, ऑडिट, डेटा, इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स, कस्टमर, कैरेक्टरिस्टिक्स, डिटर्मिनेशन। ओके, नाउ ISO 9001 2015 मैनुअल। फर्स्ट यहाँ पर हम जान लेते हैं ISO क्या है, तो ये तो हम फर्स्ट वीडियो में जान चुके हैं। उसके बाद ISO 9001 ये क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी। ISO 9001 जो है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी। इट स्पेसिफाइज एन एम फॉर गिविंग कॉन्फिडेंस फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इनका जो मेन एम है ये है आपका अंदर में यानी एज ए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजर आपका अंदर में कॉन्फिडेंस ग्रो करा अबाउट द प्रोडक्ट्स और सर्विस। मेनली ये बताता है प्रोसेस के बारे में। अगर आपका प्रोसेस सही है तो नेचुरली आपका प्रोडक्ट और सर्विस सही हो जाएगा। इम्प्रूव इंटरनल कम्युनिकेशन, यानी आपका ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, अपर लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, इसके साथ जो कम्युनिकेशन है इस कम्युनिकेशन का इम्प्रूवमेंट करता है। बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेसेस, पहले मैंने बताया आपका जो प्रोसेस है ये प्रोसेस के ऊपर बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा। अगर आपका बेटर अंडरस्टैंडिंग है तो आप उस प्रोसेस के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो। अगर प्रोसेस कंट्रोल में आ गया तो आपका एंड प्रोडक्ट में भी सर्विस और कोई प्रोडक्ट, फिजिकल प्रोडक्ट, वो अच्छा बनेगा। तो फिर क्या होगा? एनहांसिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो इससे आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होगा और कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा तो नेचुरली आपका कंपनी भी ग्रो करेगा। नाउ 2015, व्हाट इज 2015? दिस इज द इशू और एडिशन ईयर। फर्स्ट जो इशू हुआ था 1988 में, उसके बाद जो फर्स्ट एडिशन हुआ था 1994 में। एक्चुअली क्या होता है, जब हम स्टूडेंट थे तब कोई भी दुकान में जाते थे, किताब की दुकान में, और किताब खरीदते थे, फास्ट पूछते थे इसका एडिशन या लेटेस्ट है ना। दिस इज द इशू और लेटेस्ट एडिशन ईयर। उसके बाद सेकेंड जो एडिशन हुआ था वो 2000 में, थर्ड जो एडिशन हुआ था वो 2008 में, फोर्थ जो एडिशन यानी लेटेस्ट वर्जन वो है 2015। ये जो ईयर मैंने यहाँ पर लिखा, अगर आप ध्यान से इसको देखोगे तो आप क्या देख पाओगे? 1988, उसके बाद 94, उसके बाद 2000, उसके बाद 2008, उसके बाद 2015। सभी का जो गैप है ना, ये गैप 5 साल से ज़्यादा है। दिस इज द वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर रिविजन ऑफ ए जर्नल और ए स्टैंडर्ड। मिनिमम 5 साल होना चाहिए, राइट? नाउ हम
अभी डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ क्लॉजेस के बारे में। टोटल नंबर ऑफ क्लॉजेस इज 10। 10 क्लॉजेस में जो फर्स्ट वर्ड है वो फर्स्ट वर्ड मैंने यहां पर लिखा है SN TC LP SOP देन I। 10 हो गया। अभी इसको याद कैसे रखेंगे? ये याद रखने के लिए मैंने एक स्टोरी बनाया। अभी मैं स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। फर्स्ट SN मतलब हम कोई काम जब स्टार्ट करते, कोई भी चीज लिखते, तो स्टार्ट में क्या लिखते? सीरियल नंबर। तो यहां से मैंने SN लिया है। सीरियल नंबर आईएसओ में क्या बताता है? स्कोप, नॉर्मेटिव रेफरेंस। उसके बाद TC यानी मैं जो ऑर्गेनाइजेशन काम करता हूं उस ऑर्गेनाइजेशन में एक सेक्शन है, जिस सेक्शन का नाम है TC, टेक्निकल कोऑर्डिनेशन। वहां से मैंने TC उठाया। तो TC आईएसओ में क्या बोलता है? टर्म्स एंड डेफिनेशन कंटेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैं TC में काम कर रहा हूं, इसलिए एक दिन मेरा बॉस मुझे उनका ऑफिस में बुलाया और बोला वी आर गोइंग टू टेक आईएसओ सर्टिफिकेशन और आप TC में एज ए हेड ऑफ सेक्शन काम कर रहे हो, तो आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं देता हूं, आप आईएसओ का मैनुअल बनाओ। मैंने काफी स्टडी किया, मैनुअल बनाया। मैनुअल बनाने के बाद जब मैं प्रिंट करने गया तो देखा मेरे पास पेपर नहीं है। मैंने स्टोर को फोन किया, स्टोर ने बताया अभी पेपर अवेलेबल नहीं है। तो मैंने बताया प्लीज आप लोकल परचेस करो और इमीडिएट मुझे पेपर दो, क्योंकि मुझे पेपर का सख्त जरूरत है। उस जगह से मैंने उठाया LP। LP का फुल फॉर्म क्या है? L मतलब लीडरशिप, P मतलब प्लानिंग। अभी मैंने पूरा प्रिंट किया, पूरा मैनुअल लेके बॉस के पास गया। बॉस देखा, खुश हुआ और बोला अभी हम लोग डिसाइड किया कि हमारा जो 5 सेक्शन है वो 5 सेक्शन का हम आईएसओ सर्टिफिकेशन लेंगे। तो इसलिए नेक्स्ट जो काम आपका है वो है 5 सेक्शन का SOP बनाना, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर आपको बनाना पड़ेगा। तो यहां से मैंने उठाया SOP। और SOP का मतलब क्या होता है आईएसओ में? S सपोर्ट, O ऑपरेशन, P परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। उसके बाद मैंने SOP बनाया, फिर बॉस के पास गया, दिखाया। बॉस ने देखा, खुश हुआ और पूछा आपने इतना काम जो किया, मैंने जो इंस्ट्रक्शन दिया, क्यों किया? तो अचानक मेरे मुंह से निकल गया सर दिस इज फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। आई को आईएसओ में क्या बोला जाता है? दिस इज ऑल्सो इम्प्रूवमेंट। क्लियर? अभी मैं मान लो अगर ये स्टोरी आपको याद रहेगा और आप इस टाइप का कोई स्टोरी आपका अपना लाइफ के साथ जुड़ा हुआ आप बना लीजिएगा, तो इजीली आपका जो आईएसओ का 10 क्लॉजेस है, ये 10 क्लॉजेस का नेम याद रहेगा। अभी हम जानेंगे जी ये 10 क्लॉजेस है, इस 10 क्लॉजेस का फिर सब क्लॉजेस है। सब क्लॉजेस कितना कितना है वो भी मैं आपको याद करवा दूंगा। अभी खाली आप वीडियो अंत तक देखते रहिएगा। ओके, नाउ फर्स्ट वन इज स्कोप। स्कोप जो होता है वो होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए काम कर रहा है, क्या स्कोप है आपका ऑर्गेनाइजेशन का, वो आपको बताना पड़ेगा। नंबर 2 इज नॉर्मेटिव रेफरेंस। आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ रेफरेंस यानी कुछ मैनुअल, कुछ आपका स्टैंडर्ड, इसका बेस में काम करेगा, तो उसको कहते हैं नॉर्मेटिव रेफरेंस। उसके बाद टर्म्स एंड डेफिनेशन। आप जब एक काम करेंगे कुछ टर्म्स एंड डेफिनेशन आएगा, कुछ मेजर वर्ड आएगा जिसका मीनिंग क्या हो वो आपको जानना पड़ेगा।
तो ये जो नॉर्मेटिव रेफरेंस, टर्म डेफिनेशन, एक्चुअली ये आपको मेनली मिलेगा आपका जो ISO 9000 और 9001/2015, दो जो मैंने मैनुअल का बात किया, उसके साथ आपका ऑफिस का कुछ स्टैंडिंग ऑर्डर होगा, आपका कुछ ऑफिस का SOPs होगा, ये सब इसमें आएगा। तो ये टोटल जो 3 क्लॉजेस है, 3 क्लॉजेस आर द थियोरिटिकल पार्ट। इसके लिए इसका कोई सब क्लॉज के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर 4 से, क्योंकि नंबर 4 से एक्चुअली प्रैक्टिकल फील्ड में काम होता है। अभी नंबर 4 जो कंटेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्लॉजेस कितना है? इसका क्लॉजेस है 4। इसके बाद मैंने एक नंबर लिखा, देखिए नंबर 335733, एक फोन नंबर है, छोटा सा फोन नंबर, इजी टू रिमेंबर, राइट। अभी लीडरशिप नंबर 5, इसका सब क्लॉजेस कितना है? 3। प्लानिंग, इसका सब क्लॉजेस 3। सपोर्ट, इसका सब क्लॉजेस 5। ऑपरेशन, इसका सब क्लॉजेस 7। परफॉर्मेंस एवेल्युएशन, इसका सब क्लॉजेस 3। इंप्रूवमेंट, इसका सब क्लॉजेस 3। अभी और भी इसी तरीके से आप याद कर सकते हो। 3, उसके बाद 5, 2 प्लस किया, उसके बाद फिर 2 प्लस किया 7, फिर वापस हम 3 में वापस गया। तो 33573 और 4, नंबर 4 का क्लॉज 4। तो इसमें मैं समझ लो आपको याद हो गया होगा। ओके, now we are going to discuss PDCA cycle. First, history. First developed by Walter Stewart in the year 1920. इसके बाद further developed by Edward Deming. डेमिंग साहब को स्पिरिचुअल फादर भी बोला जाता है और PDCA साइकिल को डेमिंग साइकिल भी बोला जाता है, क्योंकि डेमिंग साहब ने फर्दर इसको डेवलप किया था। इसका मीनिंग क्या है? P फॉर प्लान, D फॉर डू, C फॉर चेक, A फॉर एक्ट। अभी ये PDCA साइकिल ISO के साथ कैसे जुड़ा हुआ है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मैंने आपको बताया था जो 3 क्लॉजेस है, स्कोप, नॉर्मेटिव रेफरेंस, टर्म्स एंड डेफिनेशन, ए थ्योरेटिकल है, तो इसके साथ कोई इसका रिलेशन नहीं है। नंबर 4 से स्टार्ट होगा, लेकिन हम आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो मैंने स्टार्ट किया नंबर 6 से। नंबर 6 क्या था? प्लानिंग, यानी आपने कोई भी एक काम करने का प्लानिंग किया, दैट इज नंबर 6। प्लानिंग किया तो आप डू करोगे, डू में 7 और 8 आता है। कैसे? 8 इज ऑपरेशन, या मीन आप डू कर रहे हो, तो कोई भी आप ऑपरेशन करोगे तो आपको सपोर्ट चाहिए, यानी आपको मैन चाहिए, मशीन चाहिए, मटेरियल चाहिए, मनी चाहिए, राइट। जैसे आपने काम कर लिया, ऑपरेशन कर लिया, आपको चेक करना पड़ेगा, यानी नंबर 9 परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। आपका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करने के बाद आपको अभी एक एनालिसिस करना पड़ेगा, जहां इसके बाद हमको क्या स्टेप लेना पड़ेगा, काम कंटिन्यू करें और इसको फर्दर इंप्रूवमेंट करें। दिस इज कॉल्ड एक्ट। नंबर 10 इज इंप्रूवमेंट। इस हिसाब से PDCA साइकिल ISO के साथ काम करता है। अभी आप बोलोगे नंबर 5 कहाँ है, नंबर 4 कहाँ है? नंबर 5 में क्या था? लीडरशिप। अगर ये सभी काम करना है तो एक लीडर चाहिए, तो दैट इज लीडरशिप। और इतना काम अपने कर रहे हो, लीडर भी है, किसके लिए कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो? दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 4 कंटेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आई थिंक आपको PDCA साइकिल क्लियर हो गया होगा। नाउ हाउ टू रीड स्टैंडर्ड्स। फर्स्ट ISO 9001/2015 आप कैसे पढ़ोगे? जब आप पढ़ोगे तब आप देखोगे आपको आपके पास शैल वर्ड आएगा। सेंटेंस में जहां जहां पर शैल वर्ड आएगा वहां पर आप अंडरलाइन कीजिए। इसका मतलब है
ये काम आपको करना ही है अगर ISO सर्टिफिकेशन लेना है तो। उसके बाद और एक वर्ड आएगा डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, यानी डॉक्यूमेंटेशन। आपको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। जहां जहां लिखा है डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, उस जगह में आपको डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा फॉर प्रूफ यस यू आर डूइंग सम वर्क, राइट। नाउ स्टैंडर्ड ISO 9000 कैसे इसको पढ़ोगे? जैसे आप स्टार्टिंग में जब ISO 9001 2015 पढ़ोगे तब कुछ वर्ड्स आएगा, जो वर्ड का एक्चुअल मीनिंग है क्या इन रिस्पेक्ट टू ISO। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ISO 9000 में जाना पड़ेगा। जाके उसका लास्ट पेज में आप जाएंगे। लास्ट पेज में जैसे जाएंगे आपको मिलेगा अल्फाबेटिकल इंडेक्स ऑफ टर्म्स। उस जगह में अल्फाबेटिकल इंडेक्स में आपको टर्म्स मिल जाएगा। वो टर्म्स आप देखिए, जो टर्म्स आपको चाहिए। मान लीजिए क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी का डेफिनेशन क्या है, इसका मीनिंग क्या है, तो वहां पर फिर आपको पेज नंबर मिल जाएगा। फिर आप वापस आ जाओ पेज नंबर पे। ऐसे करके आप दोनों स्टैंडर्ड को रीड करो। ओके, नाउ डॉक्यूमेंटेशन। नो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग ISO सर्टिफिकेशन। ये स्टार्टिंग में जब ये न्यू वर्जन ISO 9001 2015 आया था, तब सबका दिमाग में ये आया था कि कोई डॉक्यूमेंट कुछ नहीं चाहिए, खाली काम कर जाओ और ऑडिटर आएगा, आपका काम देखेगा और आपको ISO सर्टिफिकेशन दे देगा। दिस इज टोटली गलत। आई रिपीट, ये भूल है, ये सही तथ्य नहीं है। आपको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। यानी आप कुछ काम कर रहे हो, उसका प्रूफ क्या है? आपका डॉक्यूमेंट ही आपका प्रूफ है। तो मैं एक आपको कहानी सुनाऊंगा यहाँ पर। आप इस भगवान को पहचानते हो? भगवान वीर हनुमान जी। ये राम सीता का परम भक्त था, और जब राम सीता का वनवास हुआ था और रावण ने सीता को अपहरण करके लंका में लेके गया था, उस टाइम जब राम जी के साथ हनुमान जी का भेंट हुआ था, तो हनुमान जी के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था सीता माता कहाँ पर है उसको ढूंढना। तो हनुमान जी सीता माता के पास पहुंचने के बाद उन्होंने बताया, मैं प्रभु राम का दूत हूँ, मैं आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँच गया हूँ। तो सीता माता उस टाइम हनुमान जी को बताया था, जे आप प्रभु राम का दूत हो, मैं कैसे मान लूँ, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ राक्षस ही राक्षस है, ये लोग माया भी है, आप भी कोई माया भी हो सकता हो। तब हनुमान जी ने एक रिंग जो लॉर्ड राम का है, वो रिंग सीता माता को दिया था, और तब सीता माता ने मान लिया था, हाँ ये हनुमान जी राम का ही दूत है। उसके बाद सीता माता के साथ उसका बातचीत हुआ। फिर उन्होंने जब सीता माता से वापस आने के बारे में सोचा, तब हनुमान जी ने सीता माता को बोला कि मैं तो आपसे मिल लिया, मुझे पता चल गया आप कहाँ पर हो, लेकिन मैं जब प्रभु राम को बताएंगे, प्रभु राम क्यों विश्वास करेंगे जब मैंने आपके साथ मिल लिया। तब सीता माता ने उनका एक चूड़ामणि देके बताया था, आप एक चूड़ामणि प्रभु राम को दे देना, तो वो मान लेंगे कि आप मेरे साथ बात किया, मिला, मैं कैसे हूँ जाना, कहाँ पर मुझे जाना। दैट्स मीन वो जो रिंग और चूड़ामणि था, दैट वाज द प्रूफ। यहाँ पर आपका काम का प्रूफ है, आपका डॉक्यूमेंट। आई थिंक इट इज क्लियर। अभी हम जल्दी थर्ड वीडियो लेके आएंगे, प्रोसीड्यूर फॉर गेटिंग ISO certification. Thank you for watching the video. If any query, please comment in my YouTube channel and log in
Facebook. Okay, thank you. Bye bye.